गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दो वीडियो में अपन ने होब्स के सामान्य परिचय के बारे में और होब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद के बारे में पढ़ा था। इसमें हम होब्स के सामाजिक समझौता के बारे में पढ़ेंगे कि होब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो लेवाइथन में विस्तार से अंकित है। जब अपन होब्स का परिचय पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि लेवाइथन है वो 1651 में पब्लिश हुई किताब थी, जिसमें होब्स है वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं और उसने उस किताब को 4 भागों में बांटा था। पहले में प्राकृतिक अवस्था का स्पष्टीकरण दिया था, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति और संप्रभुता की बात की थी, और तीसरे में और चौथे में धर्म और राज्य के मध्य जो संबंध है उन पर प्रकाश होब्स ने डाला था। तो जिसकी जो व्याख्या की है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले होब्स बात करते हैं मानव स्वभाव का स्वरूप क्या है, दूसरा प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, तीसरा प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून क्या चीज़ है, चौथा क्या कारण था कि समझौता हुआ, पांचवा सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य का स्वरूप कैसे आया। तो अभी अपन देखते हैं सबसे पहले मानव स्वभाव का स्वरूप। अब होब्स क्या मानते हैं मानव स्वभाव का, बहुत ही अच्छा माना है। देखिएगा आप, होब्स क्या मानते हैं मानव कैसा है, स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन, आत्म केंद्रित, असामाजिक, ईर्ष्यालु, ये सब स्वाभाविक रूप से है। ये सारे लक्षण हैं, स्वार्थी है, नीच है, दुष्ट है, विवेकहीन है, आत्म केंद्रित है, असामाजिक है, ईर्ष्यालु है। ये स्वाभाविक रूप से है आदमी, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से है। उसका कारण क्या था इस तरह से मानने का, इंग्लैंड का गृह युद्ध। ऐसा नहीं है कि होब्स सिर्फ इन्हीं को मानते हैं कि स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन, आत्म केंद्रित, असामाजिक। वो कहता है देवीय लक्षण भी है मनुष्यों में, लेकिन जो प्रधानता है वो किन की है, असुरी लक्षणों की ही है, कि मुख्यतः राक्षसों के ही लक्षण है। क्योंकि होब्स है वो राज्य का अध्ययन जो करता है, इसका पीछे कारण भी है जो अपन ने पहले देखा था कि इनमें गृह युद्ध के बीच में मानव की स्थिति, एक दूसरे को मारने काटने की स्थिति, बाद में राजतंत्र वापस स्थापित होना, ये सारे बहुत सारे कारण हैं जो होब्स को प्रभावित करते हैं। तो राज्य का अध्ययन है वो भी मानव स्वभाव के विश्लेषण से ही करता है, क्योंकि मानव स्वभाव की जो व्याख्या की है और सारे सिद्धांत उसी पर है। होब्स अरस्तु के विपरीत ये मानता है कि मनुष्य क्या है, असामाजिक प्राणी है। मानव को जो वस्तुएं या तो आकर्षित करती है या विकर्षित करती है, और आकर्षण को इच्छा की भूख कहा जाता है और विकर्षण को घृणा। स्वाभाविक सी बात है कि या तो कोई चीज़ें वो मतलब उसकी तरफ खींचेगी या नहीं खींचेगी। अब सामान्य सामाजिक और लौकिक व्यवहार में मनुष्य क्या करता है हमेशा, मतलब क्या प्रयत्न करते हैं। सामान्य अगर अपन बात करें, उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे, उसका जीवन है वो निर्बंध और निर्द्वंद रहे, उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहे, भूख पूरी होती रहे। युगों से जो भूखा और अतृप्त जो मानव है वो अपनी खुद की तुष्टि में लगा रहता है, और मौका पाते ही वो क्या करता है, एक राक्षस की तरह टूट पड़ता है। स्वयं को जीवित रखने में, उसकी इच्छा पूर्ति में, उसको दूसरों को ध्वस्त करने में भी मानव है वो हिचकिचाता नहीं है। वो अपने ही विशेष लाभों के लिए इनकी बात करता है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और शारीरिक शक्ति है वो, मनुष्य वो एक दूसरे से शक्तिशाली होता है, तो दूसरे लोग है वो छल या गुटबंदी करके उसको मार देते हैं। तो इस प्रकार एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए दो अभिलाषी जो व्यक्ति होते हैं वो शत्रु बन के एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। अब होब्स क्या कहते हैं, होब्स का कहना है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग्यता सब में बराबर होती है। शारीरिक बल की कमी की पूर्ति बौद्धिक योग्यता करती है, और बौद्धिक योग्यता की कमी है वो शारीरिक बल करता है। किंतु सामर्थ्य की कमी है वो क्षमता के कारण लक्ष्य प्राप्ति है वो कम हो जाती है। बराबरी में जब मनुष्यों में प्रतिद्वंद्विता होती है, बराबरी में जब प्रतिद्वंद्विता आती है तो एक दूसरे को नष्ट करके वो खुद को स्वीकार करते हैं, और ये संघर्ष है वो हमेशा चलता रहता है। दोनों वो आहत होकर के मौत के साए में छटपटाते रहते हैं। मानव स्वभाव है वो, हम अगर झगड़ों का अगर कारण देखें तो पहला है प्रतिस्पर्धा, दूसरा अविश्वास, और तीसरा वैभव, खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का। तो जो मानव स्वभाव के बारे में जो होब्स का जो मतलब मुख्य कारण था इस तरह से मानने का, वो स्वाभाविक कारण इंग्लैंड के गृह युद्ध में अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार इंग्लैंड के गृह युद्ध ने वो होब्स को इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया था, क्योंकि खुद वो हमेशा लड़ाई का हिस्सा रहा था। होब्स बुरी तरीके से परेशान रहा था, और भिन्न भिन्न जो अन्य जो चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे मतलब इंग्लैंड से भागना, पहले तो इंग्लैंड से भागने का कारण वहाँ का गृह युद्ध, वहाँ से भाग करके फ्रांस पहुँचे। फ्रांस में जब उन्होंने लेवाइथन लिखी
तो उस लेवाइथन का परिणाम क्या रहा कि वहाँ के जो दरबारी सामंत जो लोग थे वो इनके खिलाफ हो गए, तो जिसकी बदौलत वहाँ से भी उसको वापस इंग्लैंड भाग के आना पड़ा और राजतंत्र का जो समर्थन किया। तो इधर स्टार्टिंग में जब जहाँ होब्स को खतरा था वहीं पर वापस होब्स आ करके और दोबारा वही होब्स वहाँ पर आकर के लोकप्रिय हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें थी उससे पता चला था, होब्स ने इतनी बात तो होब्स को तय हो गई थी कि जो मनुष्य है वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने हितों का है, उसको जो लेना देना है वो सिर्फ उसके हितों से लेना देना है, उसके भले से पूरी दुनिया है वो ख़त्म हो जाए। तो स्वार्थी था पूरी तरीके से, नीच और दुष्ट था, विवेकहीन था। उसका कारण क्या था? क्योंकि होब्स के बचपन से वो छाप उस गृह युद्ध की पड़ी, फिर जो उसने उम्र में जो ठोकरें खाई राजाओं का और उनका व्यवहार देखा, तो उससे उसको लग गया था कि मनुष्य का जो बेसिक व्यवहार है वो इसी तरीके का होता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो होब्स है वो किसी भी तरीके से ये नहीं कहता है कि मानव जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ यही है, मतलब कि सारे बुरे बुरे अच्छे भी है, लेकिन ज़्यादा जो प्रधानता है वो बुरों की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था की। अब क्या है, होब्स से कल्पना करते हैं। कल्पना किस तरह की करते हैं कि क्योंकि सामाजिक समझौता सिद्धांत में आप देखोगे कि तीनों ही लोग कल्पना करते हैं कि राज्य से पहले की कैसी स्थिति थी और बाद में कैसी स्थिति पैदा हुई। तो ये जो अब कल्पना करते हैं वो कल्पना प्राकृतिक अवस्था नाम दिया है उसको, राज्य से पहले की, यानी जिस समझौते की बात होब्स करते हैं उस समझौते से पहले की जो स्थिति है वो क्या है? प्राकृतिक अवस्था है। यानी ऐसी कैसी स्थिति थी? प्राकृतिक अवस्था थी कैसी कि हमें उनको राज्य की जरूरत पड़ गई। राज्य से पहले या पूर्व की सामाजिक दशा अर्थात राज्य एवं समाज विहीन स्थिति। न तो कोई समाज था न कोई राज्य था, जिसकी लाठी उसकी भैंस मत्स्य न्याय की स्थिति थी। जीवन था वो नारकीय था प्राकृतिक अवस्था में। जब राज्य नहीं था तब व्यक्तियों के साथ क्या स्थिति थी कि जीवन उनका पूर्णतः नारकीय था, असह्य था, हिंसा प्रधान था। जीवन वो एकाकी था, यानी हर एक व्यक्ति अकेला रहता था। दीन और क्षणिक था, इस पल है अगले पल पता नहीं उनका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती थी। अब ऐसी स्थिति में क्या था? नैतिकता का पूर्णतः अभाव था, यानी ऐसा नहीं अच्छे बुरे से कोई किसी को कोई लेना देना नहीं था। हिंसा हत्या सब उचित थी। सत्य और असत्य, सच और झूठ का कोई विवेक नहीं था किसी के पास, ये स्थिति थी। न्याय के और अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति जिसमें न्याय अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी और व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिस स्थिति में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो ताकतवर है उसी का सब कुछ है, दूसरों से आप छीन सकते हो, उसको मार सकते हो, उसकी संपत्ति हड़प सकते हो, निजी संपत्ति नाम की चीज़ नहीं है, परिवार नाम की चीज़ नहीं है, व्यक्ति अकेला है, उसको 24 घंटे ये डर सता रहा है कि अब अगले ही पल आज हूँ अगले पल पता नहीं मेरा क्या होगा। तो ऐसी स्थिति होब्स है वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में, राज्य से पहले ऐसी स्थिति की बात है वो होब्स कहता है। यानी ऐसी राज्य से पहले स्थिति थी वो राज्य और समाज विहीन स्थिति थी, जिसमें न तो राज्य था न ही समाज था, व्यक्ति अकेला ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ या अपने आप में ही सब कुछ था। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति थी तो ऐसी स्थिति को होब्स ने प्राकृतिक अवस्था नाम दिया है, वो प्राकृतिक अवस्था। अब इस प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या, तो प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून क्या था। अब इसको जीवन का अधिकार, प्राकृतिक अवस्था को जीवन का अधिकार, यानी जिसे शेर का अधिकार कहा है टी.एच. हक्सली ने। होब्स है वो एकमात्र अधिकार देता है जीवन का अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों में सिर्फ यानी उस टाइम सिर्फ एक ही अधिकार था, जीवन का अधिकार, जिसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति खुद जिंदा रहने के लिए दूसरे को कभी भी मार सकता है, दूसरे को कभी भी ख़त्म कर सकता है, खुद बस जिंदा रहना चाहिए। तो जीवन का अधिकार था, जिसको टी.एच. हक्सली है वो शेर का अधिकार बोलते हैं। इसके ज़रिए हत्या और लूटपाट का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि जीवन का अधिकार है इसलिए दूसरे को मारने का अधिकार मिल जाता है, जिससे जीवन है वो अधिक संघर्ष में हो जाता है। प्राकृतिक अवस्था में क्या है, क्योंकि जीवन का अधिकार है तो जिससे जीवन है वो और ज़्यादा संघर्ष में हो जाता है, स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसी संघर्ष से बचने के लिए प्राकृतिक कानून और नियम बनाए हैं। अब ये स्थिति थी, क्योंकि मनुष्य को होब्स ये बात ध्यान रख लेना, चाहे कितना ही होब्स मनुष्य के बारे में गलत चित्रण करते हो, लेकिन वो मनुष्य को विवेकशील मानते हैं। वो ये मानते हैं कि मनुष्य है वो विवेकशील है। तो ऐसी जब स्थिति थी जहाँ जीवन का कुछ पता नहीं, कानून नियम कायदे कुछ है नहीं, कुछ भी कोई संपत्ति नाम की चीज़ नहीं है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए
कुछ प्राकृतिक कानून और नियम है वो जन लोग है वो आपस में मिलकर बनाते हैं, और हॉब्स इनको नाम देते हैं शांति की धाराएं। ये जो सामान्य प्राकृतिक कानून बनते हैं इनको शांति की धाराएं नाम देते हैं। हॉब्स प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में अंतर स्पष्ट करते हैं। जहाँ प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था को निरंतर संघर्ष में बना देते हैं, वहीं मनुष्य प्राकृतिक नियमों का आचरण करके प्राकृतिक अवस्था से बच सकते हैं। अब क्योंकि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में अंतर है, प्राकृतिक कानून यानी जिनको शांति की धारा नाम दिया है, वो स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार तो जीवन का अधिकार है, एकमात्र अधिकार देता है ओप्स जीवन का अधिकार। उस अधिकार का तो मतलब ये होगा, क्योंकि वही तो स्थिति को संघर्ष में ही बनाते हैं कि मतलब हर कोई जिंदा रहने के लिए दूसरे को मार सकता है, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष में हो जाता है जीवन। और वहीं प्राकृतिक जो कानून है वो क्या करता है, मनुष्य को प्राकृतिक नियमों का आचरण करके और प्राकृतिक अवस्था से बचाता है। तो इसलिए प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक नियमों में हॉब्स है वो अंतर करते हैं। प्राकृतिक नियम क्या थे? पहला, मनुष्य को शांति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, युद्ध अंतिम उपाय हो। कुछ नियमों का अपन बात करते हैं जो उन्होंने बनाए थे कि शांति के लिए निरंतर प्रयासरत, युद्ध वो अंतिम उपाय के रूप में। मनुष्य को शांति और आत्मरक्षा के लिए प्राकृतिक अधिकार त्यागने के लिए तैयार रहना। अगर शांति मिलती हो तो जो जीवन का अधिकार है उसको त्यागने के लिए, प्राकृतिक जो अधिकार है उनको त्यागने के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और मनुष्य को अपने व्यक्तियों को अपने समझौतों का पालन है वो हर हालत में करना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। हमेशा मनुष्य वो अपने समझौतों का कृतज्ञ ना हो, यानी किए हुए उपकार को मानने वाला, वैसा नहीं हो कि उपकार कर दे और उसको भूल जाए। मनुष्य कृतज्ञ ना हो, अन्य लोगों के साथ मिल निभा कर चले, यानी अगर जिसमें सार्वजनिक रूप से भला हो तो जिसमें व्यक्ति अपने हितों को छोड़ने वाला होना चाहिए, यानी सबके साथ मिला के चलने वाला हो, किसी के साथ बिगाड़ के चलने वाला नहीं हो, सबके साथ निभा के चले। क्षमाशील हो, दूसरों को क्षमा करने की उसमें क्षमता हो, प्रतिशोध की भावना नहीं हो, ऐसा नहीं हो हमेशा बदले की भावना से काम करता रहे। एक दूसरे से घृणा नहीं करते हो कि घृणा करने से, क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था है उससे छुटकारा पाना है तो ये सब करना पड़ेगा। एक दूसरे से घृणा नहीं हो। फिर समानता होनी चाहिए, और समानता के साथ साथ शांति की शर्तों में कोई भी ऐसे अधिकार न रखे जिन्हें वह दूसरों के लिए सुरक्षित न रखने देना चाहता हो। यानी इस ये जो शांति जो लाई गई है, शांति की शर्तों में ऐसा कोई अधिकार नहीं रखे कोई भी व्यक्ति कि वो जैसा अधिकार है दूसरों को अपने लिए नहीं देना चाहते हो। यानी यहाँ पर आकर के होब्स कहते हैं कि आप दूसरे व्यक्तियों के प्रति ऐसा व्यवहार मत करो जैसा व्यवहार आपको अपने प्रति पसंद नहीं है। यानी वही व्यवहार अगर दूसरा आपके साथ करे तो आपको अजीब लगे, वैसा व्यवहार लोगों के साथ मत कीजिए। यानी इसका मतलब ये है, शांति की शर्त में ऐसा कोई अधिकार नहीं हो जो वह दूसरों के लिए सुरक्षित नहीं है, यानी दूसरे लोगों को जो अधिकार नहीं देना चाहता वो अपने लिए भी सुरक्षित न रखे। इन्हीं प्राकृतिक नियमों के आधार पर होब्स अपने समाज का निर्माण करता है। ये जो प्राकृतिक नियम बनाए या 10 इन ज़्यादा है नियम, मुख्य मुख्य 10 नियमों की बात की, इन्हीं के आधार पर अपने समाज का निर्माण है वो होब्स करते हैं। तो इस प्रकार होब्स की अपन इतने प्राकृतिक अधिकार और नियम तक ही पढ़ा है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक अधिकार और नियम है इन सब के लिए जो औचित्य था वो होब्स इसमें लेवाइथन में इनका उल्लेख करता है। 14वें अध्याय में होब्स ने इन सब का उल्लेख किया है। तो इनमें विभिन्न तरीके से अपने जो राज्य है उसके निर्माण के लिए होब्स है वो उनको तरीका अपने जो उन बाकायदा इनको 1 2 10 वर्ष नहीं है, पूरे 19 नियमों का पालन है, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम ही तो वो सिद्धांत है जिसे अपने समाज का निर्माण करता है। शेबाइन ने इनके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी की है। वो कहते हैं कि वे एक साथ ही पूर्ण दूरदर्शिता के सिद्धांत भी है। ये जो सिद्धांत है वो दूरदर्शिता के सिद्धांत भी है, सामाजिक नैतिकता के सिद्धांत भी, एवं इसलिए वे व्यक्तिगत कार्य के मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों से एक कदम आगे बढ़कर सभ्यता का विधि और नैतिकता के मूल्यों तक जाना संभव बनाते हैं। तो इस प्रकार ये जो शांति की धाराएं हैं जिनका अनुसरण करके मनुष्य है वो सुखी और शांतिपूर्वक जीवन अपना सकते हैं। जब तक कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो जाता और सामान्य स्थितियां नहीं हो जाती तब तक समस्त विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और भारत और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।